हेलो दोस्तों। तो आई होप आपने गैसीय स्टेट के पिछले वीडियोस देखे, और अगर नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो 10 मई को शाम को 6 बजे लाइव मैं अनअकैडमी पे इक्विलिब्रियम पढ़ाऊँगा। ये फ्री क्लास होगा, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं इक्विलिब्रियम, जेई जैम जो जैम में भी आता है और कुछ सवाल गेट में भी आते हैं, तो वो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 10 मई शाम को 6 बजे लाइव क्लास होगा, तो उसमें भी देख सकते हैं। आज के वीडियो की अगर बात करूं तो आज के वीडियो में कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हम। आज का वीडियो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे? डीयू का जो एमएससी एंट्रेंस होता है, पीजी एंट्रेंस का एग्जाम होता है केमिस्ट्री का, उसके अंदर आए हुए गैसीय स्टेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो हमारा वीडियो होगा ये 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। सबसे पहला तो है एनालिसिस। सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि गैसीय स्टेट से आखिरकार कितने सवाल आते हैं, ये मेरे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये मेरी रैंक को चेंज कर सकता है। तो पिछले 5 साल के अगर मैं पेपर्स को एनालाइज करूं तो 2015 में देखा गया कि इसके अंदर 2 सवाल आए थे गैसीय स्टेट के। 2016 में ये सवाल बढ़कर हो गए थे 3, और 2017 की अगर बात करें तो 2017 में 1 सवाल आया था। 2018 के पेपर की अगर बात करें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, 4 सवाल आ गए थे। और लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें 2 सवाल देखे गए थे गैसीय स्टेट से। तो अगर मैं 5 साल का कंपैरिजन को देखूं तो 5 साल में नियर अबाउट कितने हैं? 12 सवाल आए। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज मानकर चलूं तो ऑन एन एवरेज हर साल 2 से 3 सवाल इसके आ सकते हैं। और 2 से 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डीयू जैसे एग्ज़ाम में, जहां पर हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। केवल अगर एंट्रेंस के बेस पर देखें तो 135 सीट्स हैं और बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि हर एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पेपर में। तो आइए अब देखते हैं कि कौन से सवाल आए थे। सबसे पहले अगर बात करें तो डीयू का 2019 का पेपर देख रहे हैं। 2019 के पेपर में सबसे पहला सवाल जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सवाल आया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड कंडीशंस का ये सवाल था। आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन बताई भी थी आपको। 2 स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, एसटीपी और एसएटीपी। इसमें ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए था 1 मोल डेसीमीटर -3। आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन में मैंने बताया था कि 1 डेसीमीटर -3 की अगर बात करें तो ये 1 लीटर -1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, तो 1 डेसीमीटर -3 बराबर होगा 1 लीटर -1 के। तो अगर मैं इस डाटा को देखूं यहाँ पर तो ये बेसिकली 1 मोल पर लीटर मुझे सॉल्यूशन दिया है, और 1 मोल अगर पर लीटर में है तो यानी कि कंसंट्रेशन 1 मोलर। और हमें पता है हम जब स्टैंडर्ड कंडीशंस कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन में तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोलर। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो 100 ATM, और 100 ATM तो कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो 100 किलो पास्कल लिखा है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। 100 इंटू किलो पास्कल, किलो को अगर मैं लिखूं तो किलो होता है 10 की पावर 3। तो यहाँ से अगर मैं इस डाटा को लिखूं तो ये होगा 10 की पावर 5 पास्कल, और ये 10 की पावर 5 पास्कल ही होता है 1 बार के बराबर। और 1 बार भी मैंने कहा था स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 ATM या 1 बार। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो ऑप्शन डी था 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब ही क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हमने स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर को पढ़ा था, वो भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन बी, और यही हमें बताना था, तो आंसर भी बी होगा। इसके बाद इसी पेपर में 43 नंबर सवाल आया था। इसने पूछा था व्हाट क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर अ सैंपल ऑफ गैस इन अ सील्ड रिजिड कंटेनर व्हेन इट इज cooled from 100 to 75 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी, जब हम एक सील्ड रिजिड कंटेनर के अंदर प्रेजेंट गैस को 100 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में।
कांस्टेंट वॉल्यूम लिखने का जरूरत भी नहीं था, बिकॉज इसने कह दिया है सील्ड रिजिड कंटेनर है। अगर सील्ड रिजिड कंटेनर है तो गैस का वॉल्यूम वैसे भी कांस्टेंट होगा। अब इस रिजिड कंटेनर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसे हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। उसके टेम्परेचर को 100 से 75 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जा रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगा तो ऑप्शन ए इसने पूछा है कि क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे पता है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर को घटाएंगे उतना प्रेशर भी घटेगा, बिकॉज टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की घटेगी, तो वो कम फोर्स से टकराएगा पार्टिकल, और जब पार्टिकल कम फोर्स से टकराएगा तो कम प्रेशर लगेगा, तो यानी कि प्रेशर तो चेंज होने वाला है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो एवरेज एनर्जी पूछा गया है, क्या एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेगी। एवरेज एनर्जी की अगर बात करें तो मैंने बताया था ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, विच इज इक्वल टू 3/2 RT। तो यानी कि ये एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एवरेज एनर्जी भी चेंज होगा। इसके बाद अगर बात करें तो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आप लोग जानते ही हैं, एवरेज स्पीड होता है √8 RT/πm के बराबर। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो टेम्परेचर की हाफ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर बदलेगा तो एवरेज स्पीड भी चेंज होगी। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। जब हमने सील्ड कंटेनर लिया तो गैस का कोई भी पार्टिकल बाहर तो नहीं जा सकता, यानी कि मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम तो हमें क्या ही रखा है, कांस्टेंट है ही है। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट चीज ही हमें बताना था, ऑप्शन डी इसका क्या था, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेपर की अगर बात करें तो 2018 का, जिसमें 4 क्वेश्चंस आए थे। सेकंड नंबर सवाल इस पेपर में ही गैसेस का था। उसने कहा था डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 7.8 ग्राम ऑफ एयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7.8 ग्राम ऑफ एयर, ये हमें बताना है। सिंपल सा सवाल था, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम के बराबर। तो यहां से अगर मैं निकालूं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास तुम्हें दे रखा था 7.8, डेंसिटी दे रखी है 1.2, दोनों को डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम आएगा 6.5 लीटर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, फ्री के मार्क्स थे, 6.5 लीटर आंसर होगा। इसके बाद इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 भी था। ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था। इसने पूछा था वैक्यूम इज मेजर ऑफ, वैक्यूम के बारे में बताना था। वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है, और ये इतना कम प्रेशर होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर होगा इस प्लेस का। वैक्यूम के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इसी वैक्यूम को हम कहाँ यूज करते हैं, इसी वैक्यूम को हम यूज करते हैं जब हम ग्राहम्स लॉ को पढ़ते हैं। ग्राहम्स लॉ में हम रेट को पढ़ते हैं कि किस स्पीड से गैसेस बाहर निकलती हैं। तो हम उसमें कहते हैं कि गैस हमने अंदर लिया और बाहर रखते हैं वैक्यूम को, और अंदर क्योंकि गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो मूव कर रहे हैं, तो ये गैस के पार्टिकल्स की वजह से गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा। उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर अंदर कोई प्रेशर लग रहा है और बाहर तो वैक्यूम है, वैक्यूम का प्रेशर बहुत कम होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, गैसेस बाहर की तरफ जाएंगी। अब ये जब गैसेस बाहर की तरफ जाती हैं एक स्मॉल होल से, तो इसी को हम इफ्यूजन बोलते हैं। अब ये गैसेस किस स्पीड से बाहर जाएगी, इसको स्टडी करने में हेल्प कराता है वैक्यूम। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखें तो लीकिंग रेट ऑफ एयर को कैलकुलेट कराने में मदद करता है वैक्यूम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। याद रखना ऑप्शन डी के तरफ कंफ्यूज मत होना, एम्प्टीनेस नहीं कर पाते हम वैक्यूम के अंदर। अगर हम बहुत ज़्यादा एडवांस वैक्यूम भी बना दे, बहुत अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम भी बना दे, तो उसके अंदर भी प्रेशर को देखा गया है 10⁻⁻12, यानी कि वो भी कंप्लीटली खाली नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हमारा क्या था, करेक्ट आंसर। यहां पर ही इसी पेपर में नेक्स्ट सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 67 था। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCO3 इज 84। द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ CO2 एट STP ऑन हीटिंग 8.4 ग्राम MgCO3 वुड बी। हमने इस सवाल में क्या किया है, MgCO3 को हीट किया है। तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कि MgCO3 हीट करते ही डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करके देता है
MgO और CO2 गैस। अब इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड रिएक्शन है तो सबका स्टोइचियोमेट्री 1 है, यानी कि अगर 1 मोल MgCO3 लूंगा तो 1 मोल CO2 का मिलेगा। अब मुझे मोल्स कितने गिवन है, 1 मोल तो नहीं गिवन, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स के लिए गिवन वेट है 8.4 और मॉलिक्यूलर वेट भी उसने दे रखा था, उसने तुम्हें परेशान नहीं किया, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया। तो यहां पर मोल्स दिए हैं 0.1। अब 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 का मिल रहा था, तो 0.1 से CO2 के मोल्स भी कितने मिलेंगे, 0.1। तो 0.1 मोल्स अगर CO2 के हैं तो मोल्स होंगे STP पे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहां से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V किसके बराबर आएगा, 22.4 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 2.24 लीटर। तो इसका आंसर क्या था, A। इसके बाद इस पेपर में एक और सवाल आया था, चौथा सवाल जो था इस पेपर में, ये सवाल था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 in a mixture of CO2 and N2 is 1 atm while the total pressure is 5 atm. The mole fraction of nitrogen in the mixture is, mole fraction नाइट्रोजन का निकालना है हमें क्या दिया हुआ है, एक डब्बा दिया है, इस डब्बे के अंदर N2 और CO2 गैस है। इन दोनों गैसेस का कंबाइंड प्रेशर जो लग रहा है, टोटल प्रेशर जो लग रहा है वो 5 atm लग रहा है। इस टोटल प्रेशर में CO2 का प्रेशर तुम्हें दे रखा है 1 atm। अब कुछ नहीं करना, बस डाल्टन्स लॉ को याद रखना है। इसमें डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ N2 के बराबर होगा। अब CO2 का प्रेशर 1 है, टोटल प्रेशर 5 है, तो N2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, आई होप आप लोग माइनस कर लेंगे, 1, यहां पर क्या आंसर आएगा, 4 atm। तो अगर पार्शियल प्रेशर निकाल लिया 4 atm, फिर से डाल्टन्स लॉ का एक और एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर को निकालना था, इसीलिए पहले हमने पार्शियल प्रेशर को ही कैलकुलेट किया, जो कि आया 4 atm। और टोटल प्रेशर तो उसने सवाल में दे ही रखा था, उसने तुम्हें परेशान नहीं किया। और यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करके 0.8, यानी कि करेक्ट आंसर क्या था, 0.8। तो यहां पर 2018 के 4 सवाल थे। अब 2017 की अगर बात करें तो एक ही सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था, ध्यान से सुनना इस सवाल को, ये आ भी सकता है। KL कपूर में भी ये सवाल दिया हुआ है। वैसे 2 वैंडरवाल गैसेस ली हमने, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ B बट डिफरेंट A वैल्यूज। पहला पार्ट था इस सवाल का, विच ऑफ दीज वुड ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। पहले तो सवाल को समझो, पहले पार्ट को ही समझो। इस सवाल के पहले पार्ट की अगर बात करूं तो उसने तुम्हें 2 गैसेस दिए, गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2। उसने कहा ये दोनों रियल गैसेस हैं, वेंडरवॉल गैसेस हैं। इन दोनों गैसेस के लिए वेंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू दी इसने कहा पहली गैस के लिए A1 वैल्यू है और B वैल्यू है। सेकेंड गैस की अगर बात करें तो वेंडरवॉल गैस कांस्टेंट A2 है और B तो इसने कहा है दोनों गैसेस के लिए क्या है, सेम है। अब सबसे पहले थोड़ा आइडिया आपको B और A का होना चाहिए। B क्या होता है, वेंडरवॉल गैस कांस्टेंट B जो होता है वो 4 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है B, ठीक है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल का उतना क्या होगा, B का वैल्यू भी ज्यादा होगा। और B एक तरीके से रिपल्शन को शो करता है। दरअसल आपको याद हो आइडियल और रियल में डिफरेंस क्या होता है, आइडियल गैस में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होती, लेकिन रियल में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से जब हम रियल गैस इक्वेशन को बनाते हैं, वैंडरवॉल गैस इक्वेशन को हम बनाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट अट्रैक्शन को सिंबलाइज करने के लिए ऐड करते हैं और एक कांस्टेंट रिपल्शन के लिए। रिपल्शन के लिए हम B को सिंबलाइज करते हैं और अट्रैक्शन को सिंबलाइज करता है A। तो A अट्रैक्शन को शो कर रहा है, B रिपल्शन को। तो अगर मैं पहले पार्ट की अगर बात करूं 2 गैसेस 1 और 2 की, तो यहां पर A का वैल्यू बस चेंज हो रहा है, B का वैल्यू तो सेम है। अब मैं खुद से मान लेता हूं कि A1 बड़ा है और A2 छोटा है। अगर A1 बड़ा है और A अट्रैक्शन को शो कर रहा है
तो A1 बड़ा होने की वजह से पहले गैस के पार्टिकल्स ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ज्यादा पास होंगे, और सेकंड गैस के पार्टिकल्स की अगर बात करें तो इनमें अट्रैक्शन कुछ कम होगा, ये पार्टिकल्स दूर होंगे। और जब पार्टिकल्स दूर होंगे तो आप लोगों को पता है इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इस गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो यही पूछा था किसका ग्रेटर वॉल्यूम होगा, उस गैस का ग्रेटर वॉल्यूम होने वाला है जिस गैस के लिए ए का वैल्यू कम है। और ए के वैल्यू कम के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए थे। करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। अब पार्ट 2 क्या था, इफ द गैसेस हैव सेम ए वैल्यू, अब उसने ए वैल्यू सेम कर दिया बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी। अब बी वैल्यू चेंज करेगा दोनों गैसेस के लिए। विच वुड बी मोर कंप्रेसिबल, अब कौन सी गैस कंप्रेसिबल ज्यादा होगी, इस चीज को समझना है। सबसे पहले तो ये बात याद रखना, बी जो है वो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि मैंने बताया था। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका बी वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। तो अब उसने कंडीशंस क्या दे दी हमें, सेकंड की अगर बात करूं तो सेकंड केस उसने दिया कि अब फिर से 2 गैसेस हैं, लेकिन अब 2 गैसेस के केस में हमें वैंडरवाल गैस कांस्टेंट ए सेम दिया हुआ है, बी जो है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट गैस के लिए B1 मान लेते हैं, सेकंड गैस के लिए B2। फिर से खुद से ही कंडीशन मान लो कि B1 बड़ा है और B2 छोटा है। अब B1 बड़ा होने का मतलब क्या है, मैंने कहा था B बड़ा होने का मतलब है कि वॉल्यूम पार्टिकल्स का ज्यादा होगा। तो अगर B1 बड़ा है तो जो B के पार्टिकल्स होंगे उनका वॉल्यूम बड़ा होगा। और जब ये बड़े वॉल्यूम के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो ये ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे। क्यों ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा करीब आने के बाद एक दूसरे पे रिपल्शन लगाने लग जाएंगे। लेकिन B2 का वैल्यू छोटा है, B2 का वैल्यू छोटा होने का मतलब जो सेकेंड गैस के पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम कम है। और वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगा, पिस्टन को दबाऊंगा तो ये पार्टिकल्स ज्यादा पास आ सकते हैं। ज्यादा पास आने की वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ज्यादा क्या होंगे, कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसका बी वैल्यू क्या हो, कम। तो आंसर क्या होगा, कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, जिसका स्मॉलर बी वैल्यू है। और पहले वाले का आंसर हम निकाल चुके थे, वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा जिसका स्मॉलर ए वैल्यू है। तो दोनों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो ये सवाल था 2017 में। इसके बाद अगर 2016 के पेपर की बात करें तो इसमें भी कुछ सवाल देखे गए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 72 उस पेपर का गैस का था, फॉर अ वैन डर वाल गैस द इन्वर्जन टेम्परेचर इज गिवन बाय। इन्वर्जन टेम्परेचर आप लोगों को याद हो, जूल थॉमसन में बताया गया था। जूल थॉमसन में इन्वर्जन टेम्परेचर जो आता है वो ट्वाइस होता है बॉयल्स टेम्परेचर के, और जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो A/RB होता है। इसका डबल करेंगे तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर बन जाएगा विच इज 2A/RB। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये तो क्वेश्चन मैं कहूंगा दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग पेपर्स में, जहां पर भी केमिस्ट्री आती है, अलग अलग पेपर्स में पूछा गया है। इवन यूपीएससी के कुछ पेपर्स में भी ये सवाल पूछा गया है। क्या है सवाल, इसको समझते हैं। Which of the following facts regarding the viscosity of gas is correct? कौन सा फैक्ट viscosity of gas के लिए करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो इसने कहा viscosity is due to intermolecular interaction। दूसरे ऑप्शन में इसने कहा है viscosity of gas is independent of pressure। तीसरे में कहा है viscosity of gas decreases with increase in temperature। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर बहुत कॉमन है, इसको ही समझते हैं। मान लो मैंने यहां पर एक गैस को रखा, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक गैस को रखा और गैस के टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पार्टिकल्स का, यही होगा। और काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ेगा पार्टिकल्स का तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे, और जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं तो कोलिजन्स भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कोलिजन बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, विस्कोसिटी लगता है। विस्कोसिटी कुछ नहीं है, विस्कोसिटी वो चीज है जो रेट को कम कर दे, स्पीड को कम कर दे पार्टिकल्स के। अब गैसेस में कोलिजन से कैसे स्पीड कम होती है, दरअसल यहां पर 2 पार्टिकल्स ले लेता हूं मैं, गैस के 2 पार्टिकल्स लिए।
एक की काइनेटिक एनर्जी 1 मान ली और एक की काइनेटिक एनर्जी 2 मान ली। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सेम नहीं होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने हमें बता ही दिया था, क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग स्पीड पे मूव कर सकता है सेम गैस का, और सेम कंटेनर के अंदर ही जो पार्टिकल्स होते हैं सेम गैस के वो अलग अलग स्पीड पे मूव कर सकते हैं, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कुछ की बहुत कम होगी। जब ये कम काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल कोलाइड करता है ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल से, तो क्या होता है, एवरेज स्पीड डिक्रीज कर जाती है, और एवरेज स्पीड डिक्रीज करने की वजह से यहां पर क्या होता है, विस्कोसिटी जनरेट करती है। जब ये कम स्पीड वाला पार्टिकल ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल से टकराता है तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से रेट कम हो जाता है, और रेट कम होने की वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो इसने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से विस्कोसिटी होती है, ये तो गलत है। अभी अभी हमने बात की कोलिजन की वजह से होती है विस्कोसिटी। और दूसरा हमने बात किया, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी तो आराम से विस्कोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम होता है, ये गलत है। ये लिक्विड्स में तो सही होता है, लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है, लेकिन गैसेस का विस्कोसिटी बढ़ता है क्योंकि कोलिजन बढ़ रहा है। इसके बाद डी ऑप्शन को अगर देखें तो डी ऑप्शन में इसने क्या कहा, विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये भी गलत है। जितना भारी गैस होगा उतना उसका मूवमेंट कम होगा, यानी कि उतना उसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या था, बी। अब बी आंसर करेक्ट कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये फिजिकली सोचने में बहुत दिक्कत आती है कि विस्कोसिटी ऑफ गैस इंडिपेंडेंट क्यों हो गया प्रेशर से। तो अगर ये बात आपको समझनी है तो इस बात को ध्यान दे। मान लो मैंने यहां पर गैस के कुछ पार्टिकल्स को रखा और ऊपर एक मूवेबल पिस्टन था। अब मूवेबल पिस्टन को नीचे लगाऊंगा, अगर मैं नीचे प्रेशर लगाऊंगा मूवेबल पिस्टन की मदद से तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने से क्या क्या होगा इस बात का ध्यान देना। प्रेशर बढ़ने से जो वॉल्यूम है वो घटेगा। अब वॉल्यूम घटने की वजह से क्या होगा, कोलिजन्स तो बढ़ेंगे, लेकिन ये जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे। क्यों इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दो पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे, यहां पर जो दो पार्टिकल्स हम टकराएंगे, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 मान लेता हूं। ये जो दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होने वाली है। क्यों बराबर होने वाली है, क्योंकि यहां पर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया एनर्जी का। टेम्परेचर के केस में तो हमने क्या किया था, एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया एनर्जी का, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां पर काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की बहुत ज्यादा थी और काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की बहुत कम थी। लेकिन यहां पर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है एनर्जी का, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंपेरेबल होने वाली है। और जब सेम वेलोसिटी से टकराएंगे पार्टिकल्स तो उनकी जो स्पीड होगी उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला, यानी कि विस्कोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसीलिए आइडियल गैस के लिए क्या कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और रियल गैस में भी ये बात काफी हद तक वैलिड होती है। बहुत लो प्रेशर पे हाँ विस्कोसिटी प्रेशर डिपेंडेंट चली जाती है, लेकिन नॉर्मली रियल गैस के लिए भी क्या होती है, प्रेशर इंडिपेंडेंट रहती है विस्कोसिटी। तो ये 2016 में कुछ सवाल आए थे। इसके बाद अगर बात करें तो 2016 का एक आखिरी सवाल था जिसमें उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपैरिजन कराया था। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ गैस फॉर बी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन है एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस पी। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पी इज, तो इसने सवाल में क्या कहा, इसने रेट ऑफ मीथेन और रेट ऑफ एक गैस ली जो पी गैस थी, इसका कंपैरिजन दिया हुआ है हमें कि जो रेट ऑफ मीथेन है वो ट्वाइस है रेट ऑफ पी गैस के। अब इसमें ग्राहम्स लॉ को लगाना है। ग्राहम्स लॉ ने कहा था कि जो रेट होता है वो 1/√, मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितनी भारी गैस होगी उतना स्लो मूव करेगी। तो यहां से अगर मैं
रेट ऑफ मीथेन की बात करूं तो वो प्रोपोर्शनल होगा 1/√, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। और रेट ऑफ पी की अगर बात करूं तो वो प्रोपोर्शनल होगा 1/√, मॉलिक्यूलर मास पी के। अब ध्यान देना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये इक्वल नहीं है। तो अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही। तो उस कांस्टेंट से बचने के लिए ग्राम्स ने क्या किया, दोनों रेट को डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ CH4 और रेट ऑफ P को डिवाइड कर दिया। जब दोनों को डिवाइड किया तो यहां पर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में हमारे पास रिलेशन आ जाता है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर आना था वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर भी आएगा। दोनों को डिवाइड करके ये कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब रेट का डाटा हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ CH4 जो था वो ट्वाइस था रेट ऑफ P के, रेट ऑफ P कट जाएगा। दूसरी तरफ हमें मॉलिक्यूलर मास P का निकालना है, CH4 का हमें पता है, CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16। यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो MP किसके बराबर आएगा, 4/16 के। तो यहां से अगर मॉलिक्यूलर मास को निकाले तो MP बराबर आएगा 64 के। तो करेक्ट आंसर क्या था, 64, विच इज A। ठीक है, एक लास्ट पेपर बचा है जो कि है 2015 में 2 सवाल आए थे। पहला सवाल बहुत इजी था, मैच करना था। किस किस को मैच करना था, पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो TC बराबर होता है 8A/27 RB के, तो A हो जाएगा 4 के साथ मैच। बॉयल्स टेम्परेचर, जैसे कि पिछले सवाल में भी बताया था मैंने, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, A/RB के बराबर। इन्वर्जन टेम्परेचर की अगर बात करें तो इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है बॉयल्स के, यानी कि 2A/RB। रिड्यूस टेम्परेचर, ये हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं सुना हो, रिड्यूस टेम्परेचर होता है T/TC के बराबर। ये रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज जो होती हैं, रिड्यूस्ड वेरिएबल, इन्हें याद रखना आप लोग। ये सवाल आ सकता है रिड्यूस्ड वेरिएबल के ऊपर किसी भी एग्जाम में। रिड्यूस्ड वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, गिवन वेरिएबल को बस क्रिटिकल वाले वेरिएबल से डिवाइड कर दो। जैसे रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या हो गया, गिवन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया। वैसे ये रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है, गिवन प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दो, ये होगा रिड्यूस्ड प्रेशर। ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर को हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस में। ये काम आता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस में। ठीक है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्या कहती है, ये लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कहती है कि अगर मान लो मैंने 2 गैस ली A और B, इस गैस को भी मैंने सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर, सेम रिड्यूस्ड प्रेशर पे रखा, इस गैस को भी सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर और सेम रिड्यूस्ड प्रेशर पे रखा, तो अगर इन दोनों गैस को कंपेयर किया जाए तो दोनों गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, सेम। तो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्या कहता है, 2 गैसेस को सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखोगे तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर तुम्हारे पास लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस का सवाल आए तो इसकी मदद से कर देना, रिड्यूस्ड वेरिएबल का सवाल आए तो इसकी मदद से कर सकते हो। बस एक सवाल बचा है 2015 का, लास्ट सवाल था हमारा, विच हैज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ आप लोगों को याद है, कोलिजन पैरामीटर्स में हम निकालते हैं कि 2 पार्टिकल्स टकराने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ का ही रिलेशन होता है 1/√2 पाई d² n स्टार। यहां पर n स्टार होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, d क्या होता है, कोलिजन डायमीटर। ये जो मीन फ्री पाथ है, ये इस रिलेशन से अगर देखें तो कोलिजन डायमीटर की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोलिजन डायमीटर की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कोलिजन डायमीटर की अगर बात करें तो कोलिजन डायमीटर अगर मैं कंपेयर करूं 2 पार्टिकल्स जो इस साइज के हैं और 2 पार्टिकल्स जो इस साइज के हैं, कहां पर ये डायमीटर छोटा होने वाला है। मान लो ये कोलिजन डायमीटर D1 है, ये D2 है, तो यहां पर अगर कंपेयर करें तो D1 में कोलिजन डायमीटर ज्यादा है, क्लियरली आप देख सकते हैं, D2 में कोलिजन डायमीटर कम है।
अब कोलिजन डायमीटर को ही अगर मैं यहां से रिलेट करूं तो कोलिजन डायमीटर सिंपली रेडियस पे डिपेंड करता है, उस मॉलिक्यूल का रेडियस कितना है। जितना बड़ा रेडियस मॉलिक्यूल का उतना उसका कोलिजन डायमीटर भी क्या है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, रेडियस से कोलिजन डायमीटर को कंपेयर करना है, और कोलिजन डायमीटर जितना ज्यादा होने वाला है उतना ही मीन फ्री पाथ कम होने वाला है। यही चीज है, इनवर्सली है। तो इसने मुझसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, मीन फ्री पाथ का। तो मीन फ्री पाथ मैक्सिमम उसका होगा जिसका कोलिजन डायमीटर सबसे कम हो, और कोलिजन डायमीटर उस गैस का कम होगा जिसका रेडियस सबसे कम हो। तो रेडियस सबसे कम किसका है, H2 का। H2 का साइज सबसे छोटा, इसका कोलिजन डायमीटर कम, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, ज्यादा। और इस बात को तुम फिजिकली भी देख सकते हो। मान लो मैंने 2 कंटेनर लिए, बिल्कुल आइडियल, देखने में लगे या ना लगे, बट मान लेना ये आइडियल कंटेनर है। आइडियल कंटेनर है यानी कि दोनों के लिए प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा दोनों कंटेनर के लिए वो सेम होगा। एक कंटेनर में मैंने इस साइज के पार्टिकल्स को रखा है गैस के, और एक कंटेनर में इस साइज के पार्टिकल्स को रखा है। तो यहां पर जब छोटे साइज के पार्टिकल होंगे तो इनको टकराने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे इनको टकराने के लिए बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो साइज से कंपेयर कर लेना अगर सवाल आता है। साइज से कंपैरिजन के हिसाब से कौन सा आंसर था, H2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिट करेंगे DU के, क्योंकि DU का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ऐसे ये वीडियोस फिर आगे भी डालता रहूंगा, प्रीवियस ईयर को भी लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।